नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रिया डंगवाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। सबसे पहले बात अयोध्या से बड़ी खबर की कर लेते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज अयोध्या दौरा है। दोपहर 2 बजे के करीब सीएम योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंचेंगे। रामकथा पार्क में शोभा यात्रा की आगवानी करेंगे और श्री राम के राज्याभिषेक में भी सीएम योगी आदित्यनाथ शामिल होंगे। तो आज छोटी दिवाली के मौके पर अयोध्या से ये बड़ी खबर आप सभी को बता दें। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज अयोध्या दौरा है। दोपहर 2 बजे के करीब सीएम योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंचेंगे। इस दौरान राम कथा पार्क में शोभा यात्रा की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आगवानी करेंगे और श्री राम के राज्याभिषेक में भी सीएम योगी आदित्यनाथ शामिल होंगे। तो आज भगवान रामलला का राज्याभिषेक होना है और कल क्योंकि दिवाली का पर्व है, ऐसे में दीपोत्सव मनाने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या में ही रहेंगे। यानी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अब की बार की जो दीपावली है वो अयोध्या में वो मनाएंगे। ऐसे में आज अयोध्या के दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंचेंगे। दोपहर 2 बजे के करीब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंचेंगे। इस दौरान वो राम कथा पार्क में शोभा यात्रा का शुभारंभ करेंगे। साथ ही श्री राम के राज्याभिषेक में भी सीएम योगी आदित्यनाथ शामिल होंगे। तो भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद और भव्य और दिव्य राम मंदिर में जब से भगवान रामलला विराजे हैं, उनका जब से राज्याभिषेक हुआ है या जब से प्राण प्रतिष्ठा हुई है, उसके बाद ये पहली दीपावली होने वाली है। यही वजह है कि देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर की निगाहें अयोध्या में है और ऐसे में अयोध्या के नजारे, जिस तरह से दीपोत्सव मनाने की तैयारी है और लेजर शो की तैयारी है, ऐसे में भव्य और दिव्य रूप दीपोत्सव कार्यक्रम को दिया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज अयोध्या पहुंचेंगे। दोपहर 2 बजे के करीब सीएम योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंचेंगे, जहां वो सबसे पहले राम कथा पार्क में शोभा यात्रा का आगाज करेंगे और उसके बाद श्री राम के राज्याभिषेक में भी शामिल होंगे। तो दीपोत्सव की अब की बार अनोखी तैयारियां की गई है। 35 लाख दिए जलाने का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें से 25 लाख दिए सिर्फ राम की पैड़ी पर जो घाट है वहां जलाए जाएंगे। यानी 35 लाख के करीब दियों से पूरी अयोध्या नगरी जगमगा उठेगी और इस कार्यक्रम को और भी भव्य रूप देने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज अयोध्या पहुंच रहे हैं। वहीं अयोध्या में दीपोत्सव को देखते हुए तैयारियां तेज कर दी गई हैं। अब सभी तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। अयोध्या में दीपोत्सव मेले को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। भगवान प्रभु राम की नगरी अयोध्या में 10,000 पुलिसकर्मी सुरक्षा व्यवस्था का जिम्मा संभालेंगे। साथ ही लखनऊ, कानपुर, झांसी, गोरखपुर जोन से भी 1500 पुलिसकर्मियों को बुलाया गया है। दीपोत्सव मेले में चप्पे चप्पे पर पुलिस के जवान तैनात हैं। तो दीपोत्सव को देखते हुए तैयारियां चाक चौबंद कर दी गई हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं। 25 लाख दियों से राम की पैड़ी जगमगाएगी। 35 लाख दिए जलाने का लक्ष्य रखा गया, जिसके साथ ही अयोध्या में दीपोत्सव के मौके पर नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया जाएगा। अब ऐसे में क्योंकि ये भगवान प्रभु राम के भव्य मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद ये पहली दीपावली होने वाली है, यही वजह है कि सिर्फ देश ही नहीं बल्कि विदेश से भी दूर दूर से लोगों की निगाहें अयोध्या पर टिकी हुई है। अयोध्या में दीपोत्सव को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से भगवान प्रभु राम की नगरी में 10,000 के करीब पुलिसकर्मी जो है वो सुरक्षा व्यवस्था का जिम्मा संभालेंगे। इसके लिए लखनऊ, कानपुर, झांसी और गोरखपुर जोन से भी 1500 के करीब पुलिसकर्मियों को बुलाया गया है। दीपोत्सव मेले में चप्पे चप्पे पर पुलिस के जवान तैनात रहेंगे। तो आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी अयोध्या पहुंच रहे हैं। साथ ही दीपोत्सव कार्यक्रम को और भव्य रूप दिया जाएगा और आज शोभा यात्रा का भी आगाज सीएम योगी आदित्यनाथ करेंगे। साथ में भगवान प्रभु राम का राज्याभिषेक भी वो करेंगे।
वहीं महाराष्ट्र चुनाव के लिए अखिलेश यादव ने भरी हुंकार। सपा प्रमुख ने पोस्ट कर खास संदेश दिया है। महाराष्ट्र में 100% जीत के लिए हुआ समाजवादी पार्टी से नामांकन। महाराष्ट्र में पीडीए की प्रोग्रेसिव पॉजिटिव पॉलिटिक्स जीतेगी। एक आह्वान करे महामतदान, रहे महासावधान। तो आप देख सकते हैं किस तरह से अखिलेश यादव ने महाराष्ट्र चुनाव को देखते हुए हुंकार भर दी है। बीते दिन नामांकन का आखिरी दिन था। बता दें कि महाराष्ट्र में 20 नवंबर को मतदान होना है और 23 नवंबर को नतीजे आने हैं। अब की बार महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में अखिलेश यादव की भी एंट्री हो रखी है। महाराष्ट्र चुनाव के लिए अखिलेश यादव ने हुंकार भरते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर खास संदेश दिया है। आप देख सकते हैं अखिलेश यादव ने पिक्चर्स भी शेयर की है, साथ ही पोस्ट कर खास संदेश भी लिखा है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि महाराष्ट्र में 100% जीत के लिए समाजवादी पार्टी से नामांकन हुआ है। यानी यहां पर अपनी जीत को लेकर पूरी तरह से कॉन्फिडेंट अखिलेश यादव नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि महाराष्ट्र की 6 सीटों पर अखिलेश यादव ने अपने उम्मीदवार उतारे हैं। ऐसे में साथ ही अखिलेश यादव ने पोस्ट में यह भी लिखा है कि महाराष्ट्र में पीडीए की प्रोग्रेसिव पॉजिटिव पॉलिटिक्स जीतेगी। एक आह्वान करे महामतदान करे, रहे महासावधान। ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख कर लेते हैं संवाददाता मोहम्मद आसिफ का। आसिफ, जिस तरह से अखिलेश यादव ने पोस्ट कर बड़ा संदेश और खास संदेश यहां पर देने की कोशिश करी है, जहां वो एक तरफ जनता से अपील कर रहे हैं कि महामतदान करे, वहीं वो दूसरी तरफ जनता से महासावधान रहने को भी कह रहे हैं। किस तरह से उनके इस पोस्ट को देखें, किस तरह से उनकी ये ललकार देखें? या जिस तरह से समाजवादी पार्टी महाराष्ट्र चुनाव को लेकर बेहद एक्टिव है और लगातार जो है सपा प्रमुख अखिलेश यादव महाराष्ट्र को लेकर नजरें गड़ा रही है, उनका दौरा भी हो चुका है। और अब इस तरह से सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने इस पर पोस्ट डाली है कि मतदान करें और साथ ही साथ सावधान रहें। उनका इशारा साफ था कि बीजेपी को हराना है और बीजेपी से लोग सावधान रहें। और जिस जोश के साथ सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने इस पर पोस्ट डाली है, इसको लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म भी है। और साथ ही साथ महाराष्ट्र में 9 सीटों पर नामांकन कराकर समाजवादी पार्टी ने पेट फंसा दिया है, क्योंकि अभी तक सीट शेयरिंग का फार्मूला महाराष्ट्र में तय नहीं हो सका है। एमडीए की तरफ से उन्हें कोई सीट नहीं मिली है। तो जिस तरह से अगर बात करें सपा प्रमुख अखिलेश यादव की तैयारियों को लेकर, तो एक तरफ वो अपने नेताओं कार्यकर्ताओं में जोश भर रहे हैं, वही दूसरी तरफ सपा की तरफ से प्रेशर पॉलिटिक्स शुरू कर दी गई है। क्योंकि शुरुआती दौर में 12 सीटों की डिमांड की गई थी, उसके बाद 5 सीटों पर अबू आजमी ने मांग किया, लेकिन किसी भी मांग पर एमडीए ने गौर नहीं किया। और इन सब के बीच 9 सीटों पर सपा ने अपने प्रत्याशी भी उतार दिए हैं। हालांकि 4 नवंबर का इंतजार है। नाम वापसी के बाद तस्वीर साफ होगी कि समाजवादी पार्टी का अगला कदम क्या है और साथ ही साथ एमडीए की तरफ से उनको कितनी सीटें मिल सकती है। फिलहाल महाराष्ट्र चुनाव का पारा पूरी तरह से हाई कर दिया है समाजवादी पार्टी ने, और समाजवादी पार्टी की कई सीटों पर मजबूत पकड़ भी मानी जा रही है। इससे यह माना जा रहा है कि एमडीए का खेला कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी खराब कर सकती है, क्योंकि नेताओं के जो बयान आए हैं, चाहे महाराष्ट्र का देश अध्यक्ष अबू आजमी का जो बयान है वह गौर करने वाला है। उनका कहना है कि वह 25 सीटों पर भी प्रत्याशी उतार सकते हैं, और जो मुस्लिम बाहुल सीटें हैं उसकी डिमांड उनकी तरफ की गई थी, लेकिन एमडीए की तरफ से किसी भी तरह की हरी झंडी नहीं मिली। हालांकि सपा प्रमुख अखिलेश यादव दिल्ली में बैठक भी कर चुके हैं। अभी तक सीट शेयरिंग को लेकर कुछ भी यहाँ पर क्लियर होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। महाविकास आघाड़ी की बात करें सीट शेयरिंग को लेकर, चाहे कांग्रेस और जिस तरह से शिवसेना की बात करें उनमें, या एनसीपी, इन तीनों में तब भी सामंजस्य है, लेकिन समाजवादी पार्टी अलग थलग दिख रही है। जैसा आपने भी कहा कि 9 सीटों पर उम्मीदवार उतार दिए हैं, और उसके बाद अखिलेश यादव का ये पोस्ट कि महाराष्ट्र में 100% जीत के लिए समाजवादी पार्टी से नामांकन हुए हैं। किस तरह से देखा जाए अगर इन 9 सीटों पर, क्योंकि ज्यादातर सीटें ऐसी हैं जो या तो मुस्लिम बाहुल्य है या जहां पर समाजवादी पार्टी की पकड़ बेहद मजबूत है? जी बिल्कुल लिया, अगर समाजवादी पार्टी की बात करें और सीट चयन की बात करें तो 15 ऐसी
पार्टी है जो मुस्लिम बाहुल्य मानी जाती है। हालांकि समाजवादी पार्टी के महाराष्ट्र में 2 विधायक भी रह चुके हैं और अब जिस तरह से महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में अपने पैर पसारे हैं समाजवादी पार्टी की तरफ से नेता वहां पर डटे हुए हैं, चाहे अवधेश प्रसाद की बात करें या फिर सपा प्रमुख अखिलेश यादव या फिर इकरा हसन। लेकिन इस तरह से सूत्रों का यह दावा है कि अभी तक सीट शेयरिंग का फार्मूला तय नहीं हो पाया है समाजवादी पार्टी के साथ और सपा से जो मौजूदा विधायक यानी कि प्रदेश अध्यक्ष अबू आजमी और रईस शेख महा विकास अघाड़ी के तहत चुनाव ही लड़ेंगे। 7 उम्मीदवार सपा ने उतार दिए हैं। अब 4 नवंबर को जिस तरह से नाम वापसी के बाद महाविकास अघाड़ी में सपा की स्थिति साफ हो जाएगी तो यह कहा जा सकता है कि अब भी समाजवादी पार्टी के सीट शेयरिंग को लेकर संशय बरकरार है। समाजवादी पार्टी ने भले ही एक प्रेशर के तौर पर 9 सीटों पर अपने प्रत्याशियों के नामांकन करा दिए और उसके बाद सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने यह दावा किया कि उनकी जो भी प्रत्याशी हैं जीत दर्ज कराएंगे। हालांकि बीच बीच में यह भी समाजवादी पार्टी कहती चली आ रही है कि अगर वह अलग अलग लड़े तो इसका फायदा सीधे तौर पर बीजेपी को होगा और वह यह नहीं चाहते हैं कि बीजेपी जीते, लेकिन अगर उसकी मांगे अनुसूचित की जाती है, उनको सीटें नहीं मिलती है तो उनकी एक मजबूरी होगी। बिल्कुल, यानी यहाँ पर एक तरह से देखा जाए तो आसिफ समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव द्वारा प्रेशर पॉलिटिक्स जो है वो यहाँ पर की जा रही है महाराष्ट्र में, लेकिन ये भी कहना गलत नहीं होगा। इससे पहले जब चुनाव हुए थे महाराष्ट्र में 2019 में विधानसभा के, तो समाजवादी पार्टी 2 सीटों पर जीती थी। लेकिन अगर अब की बार हम देखें यूपी में भले प्रदर्शन अच्छा रहा हो, लेकिन यूपी की पॉलिटिक्स और महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में अंतर है। तो ये जो दम भर रहे हैं अखिलेश यादव 9 सीटों पर और उनके जो प्रदेश अध्यक्ष है 15 सीटों पर, क्या माना जाए? क्या वो दम में कुछ बात भी है या फिर सिर्फ हवाबाजी? देखिए रिया, जिस तरह से अगर यूपी की सियासत की बात करें तो यहाँ पर समाजवादी पार्टी जमीनी स्तर पर मजबूत है। वहीं अगर बात करें महाराष्ट्र चुनाव की तो पिछले चुनाव में सपा ने मुंबई की मानपुर, शिवाजी नगर और ठाणे की भिवंडी सीटें जीती थी। सपा इसके साथ 3 और सीट मांग कर रही थी, लेकिन इसी बीच समाजवादी पार्टी ने 9 सीटों पर उम्मीदवार घोषित कर दिए और लेकिन इस बीच हरियाणा की तरह कांग्रेस महाराष्ट्र में भी सपा को कोई तवज्जो देने को तैयार नहीं है। ऐसे में सपा ने दबाव बनाने की राजनीति अपनाते हुए 5 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारने की घोषणा पहले ही कर दी थी, लेकिन अब कुल 9 सीटों पर अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। यह कहा जा सकता है कि समाजवादी पार्टी जिस तरह से प्रेशर बना रही है और दूसरी तरह एमबीए यानी कांग्रेस इनके प्रेशर पर कोई ध्यान नहीं दिख रही है और कई ऐसे नेता हैं जो चाहते हैं कि समाजवादी पार्टी को महाराष्ट्र में एक भी सीट न मिले। लेकिन सीट शेयरिंग का जो फार्मूला जो गड़बड़ाया हुआ है लोकसभा चुनाव के बाद, यह कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी पर भारी भी पड़ सकता है, क्योंकि हरियाणा चुनाव में पूरी तरह से सपा इग्नोर हुई। जम्मू कश्मीर में एक भी सीट समाजवादी पार्टी को नहीं मिली। बिल्कुल, यानी हरियाणा और जम्मू कश्मीर में हार का मुंह देखने के बाद अब अखिलेश यादव महाराष्ट्र में प्रत्याशी उतारकर जीत का दम भर रहे हैं, पोस्ट कर रहे हैं और पोस्ट के जरिए एक एयर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि कितना वो कामयाब होते हैं ये देखना खास होगा। आसिफ, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। वहीं देश की राजधानी दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में आज प्रदूषण से कुछ राहत जरूर मिली है। हालांकि पिछले दिनों से तुलना करें तो बीते दिन के मुकाबले दिल्ली के एयर क्वालिटी इंडेक्स में मामूली कमी आई है। केंद्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सीपीसीबी के ताजा अपडेट के मुताबिक आज सुबह 7 बजे के करीब दिल्ली का औसतन AQI 270 मापा गया और अधिकतर इलाकों का AQI भी 300 के पार बना हुआ है। हालांकि आज कहीं भी 400 के पार आंकड़ा नहीं गया। बता दें कि हर साल इस मौसम में दिल्ली की हवा दमघोटू हो जाती है। अभी पिछले हफ्ते भी दिल्ली का AQI 400 के पार पहुंच गया था। दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक लगातार चिंता का विषय बना हुआ है। जैसे जैसे सर्दियों का मौसम आता है वैसे वैसे दिल्ली और इसके आसपास के जो क्षेत्र है वहां वायु प्रदूषण का स्तर काफी ज्यादा बढ़ जाता है, जिससे दिल्ली वासियों के लिए ये एक गंभीर स्वास्थ्य समस्या बन जाता है।
तो ठंड के समय में दिल्ली और उसके आसपास के जो इलाके हैं वहां पॉल्यूशन का लेवल काफी ज्यादा बढ़ जाता है, जो कि अब लोगों के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। देश की राजधानी दिल्ली और इसके आसपास के इलाकों में आज प्रदूषण से जरूर कुछ राहत मिली है। हालांकि पिछले दिनों की अगर तुलना करें तो बीते दिन के मुकाबले दिल्ली का AQI में मामूली कमी आई है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के ताजा अपडेट के मुताबिक आज सुबह 7 बजे के करीब दिल्ली का औसतन AQI 270 मापा गया। अधिकतर इलाकों का AQI 300 के पार बना हुआ है। हालांकि आज कहीं भी 400 के पार की स्थिति नहीं है। बता दें कि हर साल इस मौसम में दिल्ली की हवा काफी ज्यादा दम घोटू हो जाती है। अभी पिछले हफ्ते भी दिल्ली का AQI 400 के पार पहुंच गया था। दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक लगातार चिंता का विषय बना हुआ है। ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख कर लेते हैं मेरे सहयोगी नितिन चौधरी का। नितिन, हालांकि आज थोड़ी राहत जरूर देखने को मिल रही है, AQI थोड़ा कम है, लेकिन अगर बीते हफ्ते की बात करें, जिस तरह से 400 के पार यानी बहुत खराब श्रेणी में दिल्ली की हवा थी, क्या माना जाए? क्योंकि ठंड जब भी बढ़ती है या ठंड के साथ साथ दिल्ली में जो हवा है उसकी क्वालिटी भी डिग्रेड होती है और वो दम घोटू भी हो जाती है। ऐसे में प्रशासन की तरफ से क्या कुछ तैयारियां? देखिए, ये बता दें बिल्कुल जिस तरीके से दिल्ली में जो है दिवाली से पहले लगातार पॉल्यूशन की स्थिति बहुत खराब हो जाती है, जिस तरीके से लगातार पॉल्यूशन के अधिकारी जो हैं वो भी खुद इस बात को जो है चिंता में रहते हैं कि लगातार जिस तरीके से जहरीली हवा काफी फैल जाती है तो लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। लगातार इस समय भी लगातार AQI लेवल जो है पिछले से दिनों से जो है काफी कम हुआ है। AQI लेवल जो है 300 के पार पहुंचा हुआ है, लेकिन पहले की बात किया तो अभी 4 से 5 दिन पहले जो है लगातार 700 के पार था। लेकिन उसके बाद लगातार अधिकारी जो है पॉल्यूशन के वो खुद इस बात की जो है चिंता में है लगातार कि आखिरकार ये जहरीली हवा से लोगों को कैसे मुक्त किया जाए। दिल्ली सरकार लगातार इसको लेकर भी चिंता में लगी हुई है और लगातार दिल्ली सरकार भी अपील कर रही है, लोगों से कह रही है कि पटाखे और जो पराली जलाने का मामला आता है हरियाणा पंजाब की तरफ से, तो लगातार दोनों ही सरकार इस समय एक्टिव मोड पर नजर आ रही है। बिल्कुल नितिन, क्योंकि हरियाणा या पंजाब में अगर पराली जलाने की बात करें, पराली जलाने की वजह से दिल्ली के मौसम में भी फर्क पड़ता है, दिल्ली की हवा में भी उसका फर्क पड़ता है। तो जैसे जैसे सर्दियां आती हैं या सर्दियों का मौसम आता है, वैसे वैसे दिल्ली और उसके जो आसपास के क्षेत्र है वहां वायु प्रदूषण का स्तर काफी ज्यादा बढ़ जाता है, जो कि चिंता का विषय भी है। स्वास्थ्य संबंधी भी परेशानियां लोगों को झेलनी पड़ती हैं और इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट भी हस्तक्षेप कर चुका है, फटकार भी लगा चुका है, चाहे दिल्ली सरकार हो, पंजाब सरकार हो या हरियाणा सरकार हो। लेकिन अब की बार क्या कुछ तैयारियां, क्योंकि जैसे दिवाली भी आ रही है, पटाखे भी लोग जलाते हैं, हालांकि बैन जरूर है, लेकिन आगे क्या कुछ तैयारियां, कैसे मैनेज किया जाएगा, कैसे कंट्रोल किया जाएगा? देखिए, ये बिल्कुल जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट भी इस समय पहले फटकार भी लगा चुका है दिल्ली सरकार को, हरियाणा और पंजाब की जो सरकार है इन तीनों सरकारों को लगातार सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो है फटकार लगाई गई है। बोला गया है कि लगातार जिस तरीके से पॉल्यूशन को पूरी तरीके से नियंत्रण करने के लिए किस तरीके का प्रयोग किया जाए, क्योंकि दिल्ली सरकार लगातार जब चाहे सर्दी हो या दिवाली का टाइम आता है लगातार पॉल्यूशन की स्थिति काफी खराब हो जाती है, लोगों को सांस लेने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। डॉक्टरों के द्वारा भी लोगों से अपील की जाती है जो अस्थमा के लोग हैं वो घरों से ना निकले, घर से निकलते तो मास्क लगा के निकले, चेहरे को पूरी तरीके से कवर करके निकले। लगातार इसको देखते हुए अपील कर रहे हैं। दिल्ली सरकार भी खुद लोगों से अपील कर रही है। हरियाणा सरकार पराली जलाने को लेकर इससे पहले भी जो है एक्शन मोड पे है। उन्होंने साफ कर दिया कि आखिरकार कहीं भी किसी के किसान की खेत में पराली जलती हुई नजर आती है तो उस पर जो है पूरी तरीके से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। लगातार पुलिस प्रशासन की तरफ से अपील की जा रही है और सरकार की तरफ से यही कहा जा रहा है कि आखिरकार जहरीली हवा से बचने के लिए लगातार लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और साथ इस चीज को लेकर पंजाब सरकार भी पूरी तरीके से एक्टिव मोड में है। लगातार देखा जाता है कि जिस तरीके से दीपावली का टाइम आता है या सर्दियों का टाइम आता है तो पॉल्यूशन की स्थिति काफी खराब होती है, लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। सरकार के द्वारा अपील की जाती है और लोगों से कहा जाता है कि घरों से बाहर ना निकले, क्योंकि इससे देखा जाता है। हालांकि नितिन, जिस तरह से अभी अगर हम हाल ही की बात करें, कुछ दिन पहले ही दिल्ली के जो आसपास के क्षेत्र है वहां AQI 400 के पार पहुंच गया था, जिसे हम बेहद खराब श्रेणी में भी बोल सकते हैं, यानी काफी ज्यादा दम घोटू हवा थी। हालांकि अभी कुछ राहत जरूर मिली है। इसके बाद क्या कुछ कदम यहाँ पर प्रशासन द्वारा उठाए जाते हैं, कैसे एयर क्वालिटी को मेंटेन किया जाता है और हवा की गुणवत्ता को कैसे बनाए रखा जाता है, वो देखना बेहद खास होगा। क्या कुछ कदम प्रशासन उठाता है। नितिन, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। वहीं पड़ोसी देश चीन के साथ पिछले दिनों पूर्वी लद्दाख में LAC पर सालों से चल रहा विवाद सुलझ गया है। अब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने अरुणाचल प्रदेश के सीमाई इलाके तवांग में दिवाली मनाने का फैसला किया है। इसके लिए वो अरुणाचल प्रदेश के तवांग के लिए रवाना हो गए हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इससे पहले अक्टूबर 2023 में भी तवांग गए थे।
उस दौरान उन्होंने सैनिकों के साथ शस्त्र पूजा की थी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वास्तविक नियंत्रण रेखा पर तैनात सैनिकों के साथ बातचीत भी की थी और दशहरे का उत्सव भी मनाया था। इससे पहले उसी साल लेह में उन्होंने सेना के जवानों के साथ होली का त्योहार भी मनाया था। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी सीमा पर तैनात जवानों के साथ उत्सव मनाते रहे हैं। अब लखनऊ से बड़ी खबर आप सभी को बता दें, जहां पूर्व आईपीएस जीके पांडा के साथ ठगी का मामला सामने आया है। कथित तौर पर 381 करोड़ की ठगी हुई है। डीके पांडा को विदेशी ठगों ने ठगा है। प्रयागराज में इस मामले को लेकर एफआईआर भी दर्ज हुई है। मुकदमा दर्ज कर जांच में पुलिस जुट गई है। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पूर्व आईपीएस डीके पांडा के साथ ठगी हो गई है। कथित तौर पर 381 करोड़ की ये ठगी हुई है। वहीं डीके पांडा को विदेशी ठगों ने ठगा है। इस मामले को लेकर हालांकि प्रयागराज में एफआईआर दर्ज हो गई है। मुकदमा दर्ज कर पुलिस जांच में जुट गई है। तो पूर्व आईपीएस अफसर को भी विदेशों के ठगों ने ठग दिया है। कथित तौर पर 381 करोड़ की ठगी हुई है उनके साथ। डीके पांडा को विदेशी ठगों ने ठगा है। प्रयागराज में इस मामले को लेकर एफआईआर दर्ज हो गई है। तो पूर्व आईपीएस जीके पांडा के साथ ठगी का मामला सामने आया है। विदेशी ठगों ने उनको ठगा और इस दौरान प्रयागराज में एफआईआर दर्ज हो गई है। लखनऊ से बड़ी खबर, जहां 32 लाख रुपए के करीब के गुमशुदा मोबाइल बरामद हुए हैं। सर्विलांस सेल और पुलिस टीम ने इन मोबाइल फोन्स को बरामद किया है। खोए हुए 151 मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं। फोन मालिकों को गुमशुदा मोबाइल्स वापस भी पुलिस ने किए हैं। गुम मोबाइल प्राप्त कर लोगों के चेहरे पर मुस्कान देखने को मिली। तो पुलिस का अभियान लगातार जारी है। कई बार लोगों के फोन चोरी हो जाते हैं। ऐसे में पुलिस ने बड़ा अभियान चलाते हुए 32 लाख रुपए के करीब के गुमशुदा मोबाइल फोन्स को बरामद किया है। सर्विलांस सेल और पुलिस टीम ने इन मोबाइल फोन्स को बरामद किया है। इस दौरान खोए हुए 151 मोबाइल फोन्स बरामद किए गए हैं। फोन मालिकों को गुमशुदा मोबाइल्स पुलिस वालों ने वापस भी किए, जिससे जो फोन मालिक थे, जो फोन स्वामी थे, उनके चेहरे पर मुस्कान आ गई। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहे हमारे साथ।